हेलो बड़ी सफल बैच 2.0 में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर हरिओम गंगवार। बच्चों, पिछले लेक्चर में हमने बात की थी बायोलॉजी के बारे में और अर्नेस्ट मायर के बारे में हमने पढ़ा। उनका जो जीवन परिचय उसके बारे में हमने बात की। आज हम प्रॉपर एनसीईआरटी क्लास 11th की यूनिट 1 को स्टार्ट करने जा रहे हैं। ठीक है। एनसीईआरटी क्लास 11 में हमारे पास जो पहली यूनिट है वो है डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड। और इस यूनिट में हमारे पास टोटल 4 चैप्टर्स हैं। पहला चैप्टर है द लिविंग वर्ल्ड, दूसरा है बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, तीसरा है प्लांट किंगडम और चौथा है एनिमल किंगडम। अब इन 4 चैप्टर से यानी इस यूनिट से टोटल करीब 8-10 सवाल आपके नीट में पूछे जाते हैं। 8 से 10 सवाल नीट में आते हैं। तो अब इस यूनिट में जो पहला चैप्टर, इसकी आज हम शुरुआत यहाँ पर कर रहे हैं। चैप्टर 1 द लिविंग वर्ल्ड। वैसे इस चैप्टर की अगर बात करें तो नॉर्मली चैप्टर से एक सवाल आता है और कभी कभी सवाल आता भी नहीं है। मतलब बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर नहीं, लेकिन बेसिक है ये। इसमें जो कॉन्सेप्ट आपको बताएंगे वो पूरे बायो में यूज होंगे। जैसे वो बाइनोमियल नोमेनक्लेचर में साइंटिफिक नेम को अंडरलाइन करते हैं हाथ से लिखते समय, किताब में प्रिंट करते इटैलिक में प्रिंट करते हैं। तो ये सब बातें हम यहाँ पर सीख लेंगे। लिविंग के क्या कैरेक्टर्स होते हैं, है ना। टेक्सोनॉमी क्या है, सिस्टमैटिक क्या है, टेक्सोनॉमिक हायरार्की क्या है, टेक्सोनॉमिक कैटेगरीज क्या है, ये सब हम यहाँ पर बात करेंगे। अब न्यू एनसीईआरटी में इस चैप्टर के अंदर बेटा 2 टॉपिक हैं। पहला टॉपिक है डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड और दूसरा टॉपिक है टेक्सोनॉमिक कैटेगरीज। पहले इस चैप्टर में 4 टॉपिक हुआ करते थे। एक टॉपिक था व्हाट इज लिविंग, जिसमें लिविंग के कैरेक्टर बताए गए थे, और एक टॉपिक हमारे पास था टेक्सोनॉमिकल एड्स, जिसमें हर्बेरियम, बॉटनिकल गार्डन, जूलॉजिकल पार्क, कीज, म्यूजियम, ये सब दिया गया था। ये 2 टॉपिक एनसीईआरटी ने डिलीट कर दी। लेकिन नीट के सिलेबस की बात करें तो वहां से टेक्सोनॉमिकल एड्स तो डिलीट कर दिए गए हैं। वो नहीं आएंगे, वो ना एनसीईआरटी में है और ना ही नीट के सिलेबस में। लेकिन व्हाट इज लिविंग एनसीईआरटी से डिलीट कर दिया गया, लेकिन नीट के सिलेबस में आएगा। तो इसलिए हमें लिविंग के कैरेक्टर भी जानने पड़ेंगे। लिविंग में कौन कौन से कैरेक्टर पाए जाते हैं। और आप पढ़ ही रहे हैं द लिविंग वर्ल्ड। यूनिट का नाम है डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड, तो लिविंग तो जान ले पहले, क्योंकि बायोलॉजी आप पढ़ रहे हो भैया। तो बायोलॉजी इज द स्टडी ऑफ द लाइफ फॉर्म एंड लिविंग प्रोसेसेस। अगर हम लिविंग की बात करें, लिविंग के बारे में जानेंगे तो फिर मजा नहीं आएगा। मजा नहीं आएगा फिर इसमें। तो इसलिए थोड़ा सा हम लोग यहाँ पर मजा ले लेते हैं। मतलब हम लोग पहले एक और टॉपिक बना लेते हैं। ये 2 तो हम पढ़ेंगे ही, लेकिन पहले ये 1.0 हेडिंग मैंने बना दी है। इसमें हम इंट्रोडक्शन एंड व्हाट इज लिविंग की बात करेंगे। सबसे पहले कि ये लिविंग जो हैं, ये कहाँ पाए जाते हैं। लिविंग कहाँ पाए जाते हैं, तो हमारी अर्थ पर लिविंग हर जगह पर पाए जाते हैं। हर जगह पर, एयर में, वाटर में, सॉयल में, टेरेस्ट्रियल, एक्वाटिक, और ऐसी जगहों पर जहां हम जीवन की कल्पना नहीं कर सकते, वहां पर भी लिविंग ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं, वहां भी जीवन होता है। जैसे ऊंचे पर्वतों के ऊपर, गहरे महासागरों में, है ना, ओशन ट्रेंचेस, है ना, गहरे महासागर की खाई जो होती हैं, हॉट वेंट जहां पर टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा है, या फिर पोलर रीजन जहां पर टेम्परेचर -50 डिग्री तक भी जाता है, इन सभी जगहों पर लिविंग पाए जाते हैं। तो लिविंग आर प्रेजेंट ऑलमोस्ट एवरीवेयर, लगभग हर जगह पर पाए जाते हैं, कॉस्मोपॉलिटन है। अब लिविंग को हम कैसे नॉन लिविंग से अलग कर सकते हैं। लिविंग में कौन कौन से कैरेक्टर पाए जाते हैं। लिविंग में बहुत सारे कैरेक्टर हैं, लेकिन हम लोग यहाँ पर 6 कैरेक्टर डिटेल में जानेंगे। तो व्हाट इज लिविंग, ये हेडिंग हम लोग यहाँ पर डाल लेते हैं। व्हाट इज लिविंग। लिविंग, लिविंग क्या है, लिविंग किसको कहते हैं, लिविंग में क्या कैरेक्टर होते हैं। तो व्हाट इज लिविंग में हम लिविंग के कैरेक्टर के बारे में बात करेंगे। कैरेक्टरिस्टिक्स, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग। तो लिविंग में कौन कौन से कैरेक्टरिस्टिक पाए जाते हैं, पहले आप उनके नाम जान लीजिए।
देखिए सबसे पहला जो कैरेक्टर है दिस इज ग्रोथ। ग्रोथ, वृद्धि करना। सेकंड इज द रिप्रोडक्शन, प्रजनन करना, बच्चे पैदा करना, रिप्रोडक्शन। तीसरी जो कैरेक्टरिस्टिक है दिस इज द सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, कोशिका संगठन। भैया सेल होनी चाहिए, सेल नहीं तो फिर हम लिविंग नहीं कहेंगे। नंबर 4, मेटाबॉलिज्म, लिविंग के अंदर मेटाबॉलिज्म पाई जाएगी। नंबर 5, कॉन्सियसनेस, कॉन्सियसनेस। एंड नंबर 6, इंटरेक्शंस, इंटरेक्शंस। और इंटरेक्शंस के अंदर ही हम लोग बात कर लेंगे इमरजेंस के बारे में। इमरजेंस। तो एनसीईआरटी में ये 6 प्रॉपर्टीज आपको पहले दी गई थी, अब नई एनसीईआरटी से डिलीट कर दी गई, लेकिन नीट के सिलेबस में है। तो वो पुरानी एनसीईआरटी से टॉपिक मैंने ले लिया है और आपको मैं पढ़ा दे रहा हूँ, और ज्यादा डिटेल में नहीं, बस शॉर्ट शॉर्ट में हम लोग समझ लेंगे, लेकिन एनसीईआरटी पूरी हम कवर करेंगे। तो सवाल नीट में पूछा ही जा सकता है। तो ये 6 कैरेक्टर हैं जिनमें वन बाय वन हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो पहली हेडिंग डाल देते हैं यहाँ पर, ग्रोथ। नंबर 1, ग्रोथ। ग्रोथ, ग्रोथ में सबसे पहली बात अगर हम करें तो ग्रोथ एक ऐसी प्रॉपर्टी जो सभी लिविंग के अंदर है। ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म, ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म ग्रो। मैंने आपसे कहा था ना, ये जो वर्ड है ऑर्गेनिज्म, ये सबसे ज्यादा बायो में यूज होता है। तो करें सभी लिविंग में ग्रोथ होती है, वो आम, अमरूद, गेंदा, गुलाब, गुड़हल, कुत्ता, बिल्ली, हाथी, है ना, चींटी, ह्यूमन, कोई भी हो, सभी लिविंग में ग्रोथ होती है। लिविंग की 17 से 18 लाख जातियां हैं, 1.7 टू 1.8 मिलियन स्पीसीज हैं, और सभी ग्रोथ करते हैं। ग्रोथ एक ऐसी प्रॉपर्टी जो सभी लिविंग के अंदर पाई जाती है। तो ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म ग्रो। अच्छा, अगर कोई लिविंग है तो कभी ना कभी उसकी डेथ होगी। कोई भी अमर नहीं है यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म के अलावा। तो अगर कोई पैदा हुआ है, जन्म लिया है, तो उसकी डेथ जरूर होगी। तो अब अगर डेथ हो गई किसी की, तो डेथ के बाद अ डेड ऑर्गेनिज्म, अ डेड ऑर्गेनिज्म डज नॉट ग्रो। डेथ होने के बाद किसी की ग्रोथ नहीं होगी। आप सोचो कि कोई प्लांट या एनिमल है, और जब तक वो जिंदा है तब तक वो ग्रो करता रहेगा, लेकिन जब उसकी डेथ होगी तो डेथ होने के बाद ग्रोथ नहीं होगी। डेथ होने के बाद उसकी बॉडी डिकम्पोज होती चली जाएगी, नष्ट होती चली जाएगी, और वो कुछ समय के बाद मिट्टी में मिल जाएगा। तो सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म ग्रो करते हैं, डेड ऑर्गेनिज्म में ग्रोथ नहीं होती है, डेड ऑर्गेनिज्म ग्रो नहीं करते हैं। ये दो बातें क्लियर कर लीजिए कि सभी लिविंग ग्रोथ करते हैं, और किसी भी डेड में ग्रोथ नहीं होती है, किसी भी डेड में ग्रोथ नहीं होती है। अब कैसे पता चलेगा ग्रोथ के बारे में? तो ग्रोथ की दो विशेषताएं जिससे हम ग्रोथ को पहचान सकते हैं। ट्विन, ट्विन का वैसे तो मतलब होता है जुड़वा, है ना। तो ट्विन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ग्रोथ। ग्रोथ की दो विशेषताएं होती हैं, दो कैरेक्टर ग्रोथ के होते हैं जिससे हम ग्रोथ की पहचान कर सकते हैं। कौन कौन सा? एक होता है इंक्रीज इन मास, इंक्रीज इन मास, और दूसरा है इंक्रीज इन नंबर ऑफ इंडिविजुअल। तो इंक्रीज इन मास एंड इंक्रीज इन नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स। तो कह रहे मास इंक्रीज हो या नंबर इंक्रीज हो, जैसे आप ऐसे समझिए ना कि जब हम पैदा हुए, तो जब पैदा हुए थे तो हम पैदा हुए थे करीब 2.5-3 किलो के, और आज अगर आप देखें तो आपका वजन मान लो 1 कुंटल हो गया। तो आप 2.5-3 किलो के पैदा हुए थे, आज 1 कुंटल के हो गए, कि आपका मास इंक्रीज हुआ है? बिल्कुल, आपका मास इंक्रीज हो गया। एंड दिस इज कॉल्ड ग्रोथ। मास का बढ़ना ग्रोथ कहलाता है।
या फिर इंक्रीज इन नंबर ऑफ इंडिविजुअल। ऐसे समझिए, मान लीजिए एक बैक्टीरिया है यहाँ पर बेटा, है ना, ये एक बैक्टीरिया है या अमीबा मान लो इसको, है ना, बैक्टीरिया या अमीबा कुछ भी मान लो इसको, बैक्टीरिया या अमीबा, अमीबा साइंटिफिक नेम तो अंडरलाइन कर दिया। अब ये बैक्टीरिया अगर डिवाइड करे तो ये देखिए, डिवाइड करके ये दो सेल में डिवाइड हो गए। तो पहले यहाँ पर एक बैक्टीरिया था और यहाँ पर हो गए दो बैक्टीरिया। तो पहले एक इंडिविजुअल था, एक ऑर्गेनिज्म था, अब एक से दो हो गए, तो ये भी क्या हो गई बेटा, दिस इज आल्सो नेम्ड एज ग्रोथ, इसको भी ग्रोथ कहेंगे। तो ग्रोथ का मतलब क्या है, इंक्रीज इन नंबर ऑफ इंडिविजुअल। पहले एक इंडिविजुअल था, फिर दो इंडिविजुअल बन गए, दिस इज कॉल्ड ग्रोथ। और ये ग्रोथ कैसे हो रही, ये बैक्टीरिया मल्टीप्लाई कर रहा है। ये बैक्टीरिया क्या कर रहा है, मल्टीप्लाई कर रहा है। या फिर आप कहेंगे भैया ये डिवाइड कर रहा है, मल्टीप्लाई कर रहा है या डिवाइड कर रहा है या सेल डिवीजन कर रहा है। बायोलॉजी एक ऐसी साइंस है जहां पर मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन एक ही चीज होती है। मतलब एक बैक्टीरिया मल्टीप्लाई करके दो बैक्टीरिया बना रहा है और एक बैक्टीरिया डिवाइड करके दो बैक्टीरिया बना रहा है। तो आप चाहे मल्टीप्लाई कहो, चाहे डिवाइड कहो, चाहे सेल डिवीजन की बात करो। ये बात क्लियर है। तो इंक्रीज इन मास एंड इंक्रीज इन नंबर, दीज आर द ट्विन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ग्रोथ। अब ग्रोथ सभी ऑर्गेनिज्म में है, तो सभी ऑर्गेनिज्म कैसे ग्रोथ करते हैं, तो ग्रोथ होती है सेल डिवीजन के द्वारा। और इस सेल डिवीजन को हम लोग माइटोसिस कहते हैं। तो हम कहेंगे भैया ऑल ऑर्गेनिज्म, सभी जीव, चाहे वो यूनिसेलुलर हो या मल्टीसेलुलर। यूनिसेलुलर मतलब अमीबा, पैरामीशियम, यूग्लिना, जो एक सेल के बने, यूनिसेलुलर, एंड जो एक से ज्यादा सेल के बने जैसे हम लोग हो गए, है ना, मल्टीसेलुलर। यूनिसेलुलर एंड मल्टीसेलुलर, ऑल ऑर्गेनिज्म ग्रो बाय सेल डिवीजन। सभी ऑर्गेनिज्म सेल डिवीजन से ग्रो करते हैं। ये देखिए, ये यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, बैक्टीरिया या अमीबा, और आप देखिए सेल डिवीजन के द्वारा ग्रोथ हो रही है यहाँ पर। हम लोगों में भी सेल डिवीजन के द्वारा ग्रोथ होती है। हमारा जीवन एक सेल से ही स्टार्ट हुआ था, ऐसे समझिए, हमारा जीवन एक सेल से स्टार्ट हुआ था। ये एक सेल थी, इस सेल का नाम था जाइगोट। जाइगोट, ये जो जाइगोट है बेटा, ये एक सेल है, सिंगल सेल है। अब इस जाइगोट में सेल डिवीजन हुआ और सेल डिवीजन होने से दो सेल बन गई, फिर दो सेल में डिवीजन हुआ, चार सेल बन गई, फिर 8 सेल बन गई, फिर 16 सेल बन गई, फिर 32 सेल बन गई। इस तरीके से सेल का नंबर बढ़ता चला जाता है ना। ऐसे सेल का नंबर बढ़ता चला गया और सेल का नंबर बढ़ते बढ़ते हम लोग बन गए, एक ऑर्गेनिज्म बन गया। ऑर्गेनिज्म, हम लोग मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म, और हम लोग जाइगोट में होने वाले सेल डिवीजन से ही बने हैं। ये देखिए सेल डिवीजन, तो वही तो लिखा है कि ऑल ऑर्गेनिज्म ग्रो बाय सेल डिवीजन। हमारी ग्रोथ भी सेल डिवीजन से हुई है, यूनिसेलुलर की ग्रोथ भी सेल डिवीजन से हुई है। तो यूनिसेलुलर मल्टीसेलुलर सबकी ग्रोथ सेल डिवीजन से होती है। वो चाहे प्लांट हो, एनिमल हो, ह्यूमन हो, बैक्टीरिया हो, यूनिसेलुलर हो, मल्टीसेलुलर हो, फंजाई हो, प्रोटिस्ट हो, कोई भी हो, सबकी ग्रोथ सेल डिवीजन से होती है। ये जो यूनिसेलुलर है बेटा, जो यूनिसेलुलर है, इनकी ग्रोथ को तो हम आसानी से देख भी सकते हैं। अगर अमीबा या बैक्टीरिया को हम लैब में माइक्रोस्कोप से देखें तो डिवाइड होता हुआ दिखाई देगा, ग्रोथ वहां दिखाई देगी। हमारी बॉडी की ग्रोथ नजर नहीं आती है। भाई आप देखिए, आप बचपन से बड़े होते चले गए, ग्रोथ किसी को दिखाई नहीं दी। हाँ, जब आपके घर में कोई रिश्तेदार आता था कई साल बाद, तो कहता था अरे यार तुम तो इतने बड़े हो गए, इतने छोटे से थे, अब इतने बड़े हो गए, मतलब तुम्हारे अंदर वो कह रहा ग्रोथ हो गई। तो ग्रोथ मल्टी सेलुलर में तो आसानी से नजर नहीं आती, लेकिन यूनिसेलुलर में ग्रोथ को आसानी से देखा जा सकता है। कैसे, माइक्रोस्कोप से सेल के नंबर को काउंट कर लीजिए, ग्रोथ नजर आ जाएगी। माइक्रोस्कोप से इस एक बैक्टीरिया को आप देख रहे हैं, 20 मिनट के बाद ये दो हो जाएंगे, 40 मिनट के बाद चार हो जाएंगे, 60 मिनट के बाद 8 हो जाएंगे। तो इनका नंबर बढ़ता जाएगा, आप आसानी से इनको माइक्रोस्कोप में देख सकते हैं। मल्टी सेलुलर की ग्रोथ को आसानी से देखा नहीं जा सकता है, ये विजिबल नहीं बहुत अच्छे से। अब मल्टी सेलुलर में अगर प्लांट और एनिमल की बात करें बेटा, तो प्लांट और एनिमल की ग्रोथ में अंतर भी है।
प्लांट और एनिमल्स ये दोनों ही मल्टी सेलुलर हैं और इन दोनों में ग्रोथ सेल डिवीजन से होती है, लेकिन प्लांट में जो ग्रोथ होती है बेटा वो लाइफ टाइम तक होती है, लाइफ टाइम ग्रो करते हैं पूरी जिंदगी भर। एक आम का पेड़ जब तक जिंदा रहेगा तब तक ग्रो करेगा। इस ग्रोथ को कहते हैं अनलिमिटेड ग्रोथ। ये अनलिमिटेड ग्रोथ करते हैं, अनलिमिटेड या इसे कहते हैं इनडिटर्मिनेट ग्रोथ। इनडिटर्मिनेट ग्रोथ, इनडिटर्मिनेट ग्रोथ। तो प्लांट में अनलिमिटेड या इनडिटर्मिनेट ग्रोथ होती है, असीमित वृद्धि होती है सेल डिवीजन के थ्रू, ये वाली जो बात कर रहे हैं सेल डिवीजन के द्वारा। एनिमल में जो ग्रोथ होती है सेल डिवीजन के द्वारा, ये एक सर्टेन एज तक होती है, निश्चित उम्र तक। जैसे ह्यूमन में कहते हैं भैया 18-20 साल तक ग्रोथ होगी, हाइट बढ़ेगी, उसके बाद नहीं होगी। तो सर्टेन एज तक होती है जिसको हम लोग कहते हैं लिमिटेड, लिमिटेड और डिटर्मिनेट, सीमित वृद्धि होती है यहां पर, लिमिटेड और डिटर्मिनेट ग्रोथ। तो एनिमल में एक निश्चित उम्र तक ग्रोथ होती है सेल डिवीजन के द्वारा, लेकिन इसका यह मतलब नहीं कि सेल डिवीजन 18-20 साल के बाद बंद हो जाता। सेल डिवीजन तो लाइफ टाइम तक हमारी बॉडी में चलेगा। अगर मैं 30 साल का हो गया तब भी मेरी बॉडी में ग्रोथ होती रहेगी, ग्रोथ नहीं बंद होती है। ग्रोथ सेल डिवीजन से होने वाली जो ग्रोथ है वो एनिमल में बंद हो जाएगी, लेकिन सेल डिवीजन चलता रहेगा। और सेल डिवीजन किस काम के लिए चलेगा? रिप्लेसमेंट करने के लिए, रिपेयरिंग करने के लिए। भाई आप सोचिए हमारी बॉडी में आरबीसी जो होती है ना, उनका जीवन 120 दिन का होता है, 4 महीने का। 4 महीने के बाद आरबीसी को कब्रिस्तान में ले जाके मार दिया जाता है। कौन सा कब्रिस्तान? वो कब्रिस्तान नहीं, बॉडी के अंदर एक कब्रिस्तान है आरबीसी का, इसे स्प्लीन कहते हैं। तो स्प्लीन इज द ग्रेव यार्ड ऑफ आरबीसी। ग्रेव यार्ड ऑफ आरबीसी मतलब आरबीसी का कब्रिस्तान है। अब आरबीसी को जब मार दिया जाएगा स्प्लीन के अंदर, मान लो आज स्प्लीन के अंदर 100 आरबीसी मारी गई, तो 100 आरबीसी नई बन जाएंगी कहाँ? बोन मैरो में। और बोन मैरो नई आरबीसी कैसे बनाएगा? सेल डिवीजन से। तो सेल डिवीजन से होने वाली ग्रोथ तो रुक जाएगी, लेकिन सेल डिवीजन जिंदगी भर चलता रहता है। तो डिवीजन सेल डिवीजन अकर्स लाइफ टाइम। सेल डिवीजन अकर्स लाइफ टाइम टू रिप्लेस लॉस्ट सेल्स। जो सेल नष्ट हो गई हैं उन सेल को रिप्लेस करने के लिए सेल डिवीजन एनिमल की बॉडी में भी चलता रहेगा। भले ही सेल डिवीजन से होने वाली ग्रोथ रुक जाए एनिमल के केस में, लेकिन सेल डिवीजन रिप्लेसमेंट के लिए लगातार चलता रहेगा। अब एक सवाल ये भी कि प्लांट में लाइफ टाइम ग्रोथ होती क्यों है, उसका रीजन भी समझ लेते हैं कि लाइफ टाइम तक ये ग्रोथ करते क्यों है। क्योंकि इन प्लांट के अंदर एक स्पेशल टिश्यू पाया जाता है जिसे हम लोग कहते हैं मेरिस्टमैटिक टिश्यू। क्या कहते हैं? मेरिस्टमैटिक टिश्यू के नाम से जानते हैं। और ये जो मेरिस्टमैटिक टिश्यू होते हैं बेटा, ये मेरिस्टमैटिक टिश्यू आप पढ़ेंगे क्लास 11 के यूनिट 2 स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन प्लांट एंड एनिमल में। चैप्टर नंबर हमारे पास 6 है, एनाटॉमी ऑफ फ्लोरिंग प्लांट। तो एनाटॉमी में हम मेरिस्टमैटिक टिश्यू के बारे में बात करेंगे। टिश्यू का टॉपिक एनसीईआरटी से डिलीट कर दिया गया है, लेकिन नीट के सिलेबस में है, तो हम डिटेल में इनके बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो ये तो बात हो गई कि प्लांट और एनिमल में जो ग्रोथ हो रही है वो सेल डिवीजन से हो रही है। बस अंतर ये कि प्लांट में जो ग्रोथ है वो लाइफ टाइम तक हो रही सेल डिवीजन के द्वारा। एनिमल में सेल डिवीजन के द्वारा होने वाली जो ग्रोथ है वो एक निश्चित एज तक होती है, उसके बाद ये ग्रोथ बंद हो जाती है। लेकिन एनिमल के केस में जो लॉस्ट सेल है उनको रिप्लेस करने के लिए ग्रोथ लगातार चलती रहती है। अब ग्रोथ सभी लिविंग में तो है ही है, लेकिन एक चीज और ध्यान रखनी, हमने ग्रोथ का एक क्राइटेरिया माना है इंक्रीज इन मास। इंक्रीज इन मास को भी हम ग्रोथ कहते हैं। और अगर इंक्रीज इन मास ग्रोथ है तो इस केस में, तो इस वजह से इंक्रीज इन मास की वजह से नॉन लिविंग भी ग्रो कर सकते हैं इस क्राइटेरिया के आधार पे। नॉन लिविंग निर्जीव चीजें भी ग्रोथ कर सकती भैया।
नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स कैन ग्रो। कैन ग्रो, जैसे आप ऐसे समझिए, आपके घर में सीलिंग फैन लगा है, छत वाला फैन लगा हुआ है। अब उस फैन का कुछ मास होगा, चलते 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 उस पर धूल इकट्ठी हो गई। अब धूल इकट्ठा होने से मास क्या होगा, बढ़ जाएगा। ये भी ग्रोथ है। यानी अब फैन तो एक तो क्लियर है कि नॉन लिविंग है, लेकिन जब उस पर डस्ट इकट्ठी हो गई तो उसका मास बढ़ गया। आप कहेंगे ग्रोथ कर रहा है। ये देखिए, नॉन लिविंग भी ग्रोथ कर रहे हैं। तो नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट भी ग्रो कर सकते हैं। कौन कौन से नॉन लिविंग आपको याद करने हैं? आपको याद करना, माउंटेन्स, पर्वत। पर्वत ग्रो करते हैं। पर्वत की हाइट हर साल थोड़ी थोड़ी बढ़ जाती है, कुछ मिलीमीटर हिमालय की हाइट लगातार बढ़ रही है। इसके अलावा बोल्डर्स, बोल्डर कहते हैं पत्थर के बड़े बड़े टीलों को। और सैंड माउंड, सैंड माउंड होते हैं रेत के टीले। अब आप देख लीजिए, ये सब नॉन लिविंग है। माउंटेन, बोल्डर, सैंड माउंड, ये सब नॉन लिविंग है, लेकिन ये सभी ग्रो कर सकते हैं क्योंकि इनका मास इंक्रीज हो रहा है। सैंड माउंट, रेत का टीला, जरा देखिए यहाँ पर। ये मान लीजिए रेत का टीला यहाँ पर आपको दिखाया गया है ना, ये रेत का एक टीला है। और इस रेत के टीले का कुछ मास होगा। मान लेते हैं इसका जो मास है, अब इसका मास है 500 किलोग्राम। ठीक, मास है 500 किलोग्राम। अब कुछ समय के बाद इस पे और बालू आके इकट्ठी हो गई ऐसे। जब बालू और इकट्ठी हो गई तो अब इसका जो मास है वो 500 किलोग्राम से बढ़ के मान लो हो गया 1000 किलोग्राम। यानी मास यहां पर इंक्रीज हो गया। और मास इंक्रीज हो गया मतलब ग्रोथ हो गई। तो देखिए, रेत का टीला ग्रो कर रहा है, रेत के टीले में ग्रोथ हो रही है। लेकिन एक चीज ध्यान रखनी है कि लिविंग की जो ग्रोथ होती है वो हमेशा इनसाइड से होती है। लिविंग अंदर से ग्रो करते हैं, इनसाइड से ग्रो करते हैं। और नॉन लिविंग जो ग्रो कर रहे हैं वो आउटसाइड पे, बाहर से कुछ इकट्ठा हो रहा है। फैन चल रहा, बाहर से धूल इकट्ठी हो गई। अंदर से थोड़ी ग्रो करेगा कि फैन के अंदर से कुछ निकल आया। हमारी बॉडी अंदर साइड से ग्रो करती है। ऐसा नहीं कि आप 10 दिन नहीं नहाए, 50 किलो के हैं, 10 दिन नहीं नहाए, 100 ग्राम मैल इकट्ठा हो गया तो कहें ये देखो ग्रोथ हो गई, 50 किलोग्राम प्लस 100 ग्राम हमारा वजन बढ़ गया। ये ग्रोथ नहीं होगी, क्योंकि आपकी बॉडी के ऊपर, आप लिविंग हैं, और आपकी बॉडी के ऊपर जो मैल इकट्ठा हो रहा है ना नहाने की वजह से, वो ग्रोथ नहीं है, वो गंदगी है। ये नॉन लिविंग में ग्रोथ कहलाएगा, क्योंकि लिविंग की ग्रोथ हमेशा इनसाइड से होगी। अगर लिविंग की हम बात करें तो लिविंग में ग्रोथ होती है, ग्रोथ इज फ्रॉम इनसाइड। ग्रोथ इज फ्रॉम इनसाइड, ग्रोथ इनसाइड से होती है। और अगर हम बात करते हैं बेटा नॉन लिविंग के बारे में, तो नॉन लिविंग में ग्रोथ कैसे हो रही है? ग्रोथ इज बाय एक्युमुलेशन। एक्युमुलेशन मतलब इकट्ठा होना। एक्युमुलेशन ऑफ मटेरियल, accumulation of material on surface from outside। इसमें बाहर से कोई मटेरियल इकट्ठा हो गया फ्रॉम आउटसाइड, और ग्रोथ हो गई, उसका मास बढ़ गया। इस घटना को कहते हैं एक्रीशन। एक्रीशन, एक्रीशन का मतलब यह कि बाहर से कोई चीज डिपॉजिट हुई, इकट्ठी हुई। जैसे रेत का टीला था, बाहर से बालू और आके इकट्ठी की, बालू अंदर से थोड़ी निकली है, ये तो और कहीं से आके इकट्ठी हो गई है। तो इसे हम लोग ग्रोथ कहेंगे। तो लिविंग में ग्रोथ इनसाइड से होती है, और नॉन लिविंग में ग्रोथ बाहर से मटेरियल के डिपॉजिट होने की वजह से होती है। इसका मतलब हमें यह समझ में आया कि भैया ग्रोथ एक ऐसी प्रॉपर्टी है जो लिविंग और नॉन लिविंग दोनों के अंदर पाई जाती है। और जो प्रॉपर्टी दोनों के अंदर पाई जाएगी, लिविंग में और नॉन लिविंग में, वो डिफाइनिंग नहीं होगी। यानी हम ग्रोथ से लाइफ को डिफाइन नहीं कर सकते हैं। हम ये तो नहीं कह सकते कि जो ग्रो करेगा वो लिविंग ही होगा, क्योंकि माउंटेन ग्रो कर रहा हो, लिविंग नहीं है। डिफाइनिंग उसे कहेंगे जिसका कोई एक्सेप्शन ना हो, जो केवल लिविंग में हो, नॉन लिविंग में ना हो, वही डिफाइनिंग प्रॉपर्टी होगी। तो ग्रोथ तो लिविंग में भी और नॉन लिविंग की प्रॉपर्टी भी है। इसलिए
इसको नॉन डिफाइनिंग प्रॉपर्टी कहते हैं। ये नॉन डिफाइनिंग प्रॉपर्टी है। ग्रोथ इज अ नॉन डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ लिविंग। नॉन डिफाइनिंग प्रॉपर्टी मतलब ये लाइफ को डिफाइन नहीं कर सकती है। हम ये नहीं कह सकते हैं कि ग्रोथ कर रहा तो लिविंग होगा और ग्रोथ नहीं कर रहा तो नॉन लिविंग होगा। हम नहीं एक्सप्लेन कर सकते हैं और इस वजह से ग्रोथ को डिफाइनिंग प्रॉपर्टी कंसिडर नहीं करते हैं। दिस इज द नॉन डिफाइनिंग प्रॉपर्टी। तो बच्चों, जैसा कि मैंने आपको बताया कि हमें लिविंग की टोटल 6 प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ना है और पहली प्रॉपर्टी हमने यहाँ पर पढ़ ली ग्रोथ, जो कि एक नॉन डिफाइनिंग प्रॉपर्टी है, क्योंकि ग्रोथ सभी लिविंग के अंदर है लेकिन नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट भी ग्रो कर सकते हैं। अब चलते हैं दूसरे नंबर पे। दूसरी जो कैरेक्टरिस्टिक हमें पढ़नी है, दिस इज द रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन रिप्रोडक्शन प्रजनन की बात करते हैं। रिप्रोडक्शन के द्वारा जो ऑर्गेनिज्म है वो अपनी तरह के बच्चों को पैदा करते हैं। ठीक है, तो चलिए जरा इसकी डेफिनेशन हम लोग पहले जान लेते हैं कि व्हाट इज रिप्रोडक्शन। तो द प्रोसेस द प्रोसेस बाय विच organism organism प्रोड्यूस प्रोजिनी। प्रोजिनी का मतलब होता है बच्चे, प्रोजिनी कह सकते हैं या फिर इन्हें ऑफ स्प्रिंग कहते हैं। ऑफ स्प्रिंग सिमिलर टू इट्स पेरेंट इज नोन एज को ऐसे लिख सकते हैं, नोन एज रिप्रोडक्शन। कह रहे रिप्रोडक्शन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें जीव बच्चों को पैदा करते हैं और ये जो बच्चे होते हैं ये अपने पेरेंट की तरह होते हैं, पेरेंट से सिमिलर होते हैं। तो द प्रोसेस बाय विच ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस प्रोजेनी सिमिलर टू इट्स पेरेंट इज नोन एज रिप्रोडक्शन। अब ये रिप्रोडक्शन मेनली दो तरह का होता है। एक को हम लोग कहते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और दूसरा जो होता है उसे हम लोग कहते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और दूसरा हो जाएगा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। वैसे तो पहले पूरा चैप्टर हमारे पास था क्लास 12 में, पहला चैप्टर था रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म। वहां डिटेल में इनके बारे में बताया गया था, लेकिन वो चैप्टर चूंकि एनसीईआरटी ने डिलीट कर दिया, सिलेबस से भी डिलीट हो गया नीट के, इसलिए हमें पढ़ना नहीं। इसलिए यहीं पर मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ कि एसेक्सुअल और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में अंतर क्या है। देखिए, अगर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है तो यहाँ पर जो प्रोजिनी होंगे, यहाँ जो बच्चे होंगे वो एग्जैक्टली सिमिलर होंगे अपने पेरेंट्स से। प्रोजिनी एग्जैक्टली सिमिलर टू पेरेंट्स। यहां पर बच्चे एकदम अपने पेरेंट जैसे होंगे। और यहां पर सेक्सुअल की बात करें तो सेक्सुअल में कहेंगे प्रोजिनी मोर मोर और लेस मतलब थोड़ा बहुत। कहते पढ़ाई कैसे चलेगी रे? हाँ, थोड़ी बहुत चल रही है। तो थोड़ा बहुत मतलब मोर और लेस सिमिलर टू पेरेंट्स। सिमिलर टू पेरेंट्स। देखो, रिप्रोडक्शन में बच्चे अपने मम्मी पापा की तरह तो होंगे, पेरेंट की तरह तो होंगे। आप कह रहे भैया एग्जैक्टली अगर पेरेंट की तरह एकदम एग्जैक्टली फोटो कॉपी तो एसेक्सुअल, और मोर और लेस थोड़ा बहुत मिलते जुलते हैं तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब अपने बारे में सोचो, आप आपके जो पेरेंट हैं आप उनसे एग्जैक्टली मैच कर रहे हो या थोड़ा बहुत मैच कर रहे हो? क्या एकदम उनकी फोटोकॉपी हो आप? नहीं ना। आपको लोग देखते कहते हैं हाँ इसकी नाक तो एकदम मम्मी की तरह है, इसकी आंखें तो एकदम पापा की तरह हैं, है ना? तो इस तरीके से लोग आपके बारे में बताते हैं। क्योंकि आप सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से पैदा हुए हैं, इसीलिए आपके जो कैरेक्टर हैं वो
मम्मी पापा से थोड़ा बहुत मिलते जुलते, उनकी लंबाई, उनका कलर, उनके कैरेक्टर थोड़ा बहुत मिलते जुलते हैं। लेकिन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में बच्चे एग्जैक्टली अपने पेरेंट की तरह होते, एग्जैक्टली जैसे अमीबा। एक अमीबा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के द्वारा, बाइनरी फिशन के द्वारा दो डॉटर प्रोड्यूस करता है और दोनों डॉटर एग्जैक्टली पेरेंट की तरह होते, फोटोकॉपी। तो आगे हम इन टॉपिक को और डिटेल में डिस्कस करेंगे, एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एक चीज और बहुत इंपॉर्टेंट जो आपको ध्यान देनी है, ठीक है, क्या ध्यान देनी है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में दो घटनाएं और जरूर होंगी, गैमीट फॉर्मेशन, गैमीट जरूर बनेंगे, गैमीट फॉर्मेशन एंड गैमीट फ्यूजन। गैमीट बनेंगे और गैमीट का फ्यूजन जरूर होगा बच्चों। गैमीट के फ्यूजन को कहते हैं फर्टिलाइजेशन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में गैमीट जरूर बनेंगे और जरूर फ्यूज करेंगे, मतलब फर्टिलाइजेशन जरूर होगा। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की अगर बात करें तो यहां पर गैमीट बन भी सकते हैं और नहीं भी बन सकते हैं, विद और विदाउट गैमीट फॉर्मेशन, विद और विदाउट गैमीट फॉर्मेशन। मतलब गैमीट बन भी सकते और नहीं भी बन सकते, जैसे अमीबा में बाइनरी फिशन जब होता है तो वहां गैमीट नहीं बनते हैं, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। मेल हनी बी के केस में, मेल हनी बी को बनाने के लिए जो मेल हनी बी है, मेल हनी बी का फॉर्मेशन पार्थिनोजेनेसिस के द्वारा होता है। तो मेल हनी बी जो बन रहा है बेटा, वो गैमीट के थ्रू बन रहा है, लेकिन गैमीट के थ्रू बन जरूर रहा है, क्योंकि जो क्वीन है ना, अभी आगे चल के आप पढ़ोगे कि जो हनी बी होती है ना, उसमें जो क्वीन होती है, क्वीन के एग से सीधे मेल हनी बीज यानी ड्रोन्स बन जाते हैं। तो मेल हनी बी या ड्रोन का जो फॉर्मेशन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन से हो रहा है, गैमीट से हो रहा है, तो गैमीट इन्वॉल्व भी हो सकता है और नहीं भी हो सकता है। लेकिन गैमीट बने चाहे ना बने, लेकिन लेकिन नो फर्टिलाइजेशन। गैमीट नहीं है तो फर्टिलाइजेशन का सवाल ही नहीं, और अगर गैमीट है भी तो फर्टिलाइजेशन नहीं होगा। यानी एसेक्सुअल और सेक्सुअल को हम फर्टिलाइजेशन के आधार पे डिफरेंशिएट कर सकते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में फर्टिलाइजेशन जरूर होगा और एसेक्सुअल में कभी फर्टिलाइजेशन नहीं होगा। तो ये बहुत बेसिक सी कहानी मैंने आपको बता दी, क्योंकि एनसीईआरटी में बड़ा कंफ्यूजिंग दिया हुआ है। एनसीईआरटी ने यहाँ जो डेफिनेशन दी, वो ये डेफिनेशन नहीं दी, वो सेक्सुअल की डेफिनेशन दी है। आप देखिए, इस ये रिप्रोडक्शन की परिभाषा अगर मुझे इसे एसेक्सुअल में बदलना है, मुझे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में बताना, तो मैं इसको कैसे बताऊंगा? द प्रोसेस बाय विच ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस प्रोजेनी और ऑफस्प्रिंग, एग्जैक्टली वर्ड अगर यहाँ ऐड करते हैं, एग्जैक्टली सिमिलर टू इट्स पेरेंट इज नोन एज एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इसी को सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बनाना है तो कैसे बनाएंगे? द प्रोसेस बाय विच ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस प्रोजेनी मोर और लेस, यहां पर अगर मोर और लेस सिमिलर जोड़ दें तो इट्स पेरेंट इज नोन एज, तो यहां पर आ जाएगा ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। बात समझ में आ रही ना? अगर यहां पर सिमिलर के पहले एग्जैक्टली कर दे तो ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, मोर और लेस सिमिलर कहें तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, और कुछ नहीं कह रहे तो रिप्रोडक्शन। मतलब ये कॉमन डेफिनेशन है रिप्रोडक्शन की, क्योंकि सेक्सुअल हो चाहे सेक्सुअल हो, बच्चे तो माता पिता जैसे ही होंगे, पेरेंट जैसे ही होंगे। अब एकदम एक जैसे फोटोकॉपी है तो एसेक्सुअल, और थोड़ा बहुत मिलते जुलते हैं तो फिर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के यहाँ पर कई सारे एग्जाम्पल दिए गए हैं, तो चलिए जरा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के एग्जाम्पल भी जान लीजिए अब। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, कौन कौन से सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के एग्जाम्पल यहाँ पर है देखिए। जैसे अगर हम बात करते हैं एसेक्सुअल स्पोर्स के बारे में, एसेक्सुअल स्पोर, तो आगे चल के आप चैप्टर 2 में फंजाई किंगडम पढ़ेंगे, और फंजाई में बहुत सारे एसेक्सुअल स्पोर पाए जाते हैं।
किसी एसेक्सुअल स्पोर का नाम पता है फंजाई में? फंजाई का कोई एसेक्सुअल स्पोर या जैसे कोनिडिया। कोनिडिया कोनिडिया फंजाई के एसेक्सुअल स्पोर हैं। या फिर आपने नाम सुना होगा ज़ूस्पोर्स, ज़ूस्पोर। या फिर आपने नाम सुना होगा एप्लेनोस्पोर, एप्लेनोस्पोर। तो कोनिडिया, ज़ूस्पोर, एप्लेनोस्पोर ये सब एसेक्सुअल स्पोर हैं जो फंजाई में पाए जाते हैं। जैसे राइजोपस की बात करें, एल्ब्यूगो की बात करें, तो उनमें एप्लेनोस्पोर पाए जाते हैं। ये राइजोपस और एल्ब्यूगो फाइकोमाइसीट क्लास के मेंबर, आगे चल के हम लोग बात करेंगे, ठीक है। इसी तरीके से दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे बडिंग के बारे में। बडिंग, बडिंग का जो तरीका है ये पाया जाता है ईस्ट एंड हाइड्रा में। ईस्ट यह है सैक्रोमाइसिस सेरेवाइसी, सैक्रोमाइसिस साइंटिफिक नेम है, जीनस है ये, और इसकी स्पीसीज है सेरेवाइसी। तो सैक्रोमाइसिस सेरेवाइसी की अगर हम बात करें, ईस्ट इसमें बडिंग का तरीका होता है, और बडिंग इसके अलावा हाइड्रा में पाया जाता है बेटा, हाइड्रा में भी बडिंग होती है। तो ईस्ट और हाइड्रा में बडिंग होती, बडिंग एक एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का तरीका हो जाएगा। इसके अलावा तीसरा तरीका देखिए, तीसरा तरीका है ट्रू, या ऐसे समझ लेते हैं पहले, तीसरा तरीका बाइनरी फिशन। बाइनरी फिशन, ये जो बाइनरी फिशन का तरीका है बच्चों, ये पाया जाता है जैसे अमीबा हो गया, अमीबा में तरीका आपको मिल जाएगा। अमीबा के अलावा पैरामीशियम, पैरामीशियम, यूग्लिना, क्लेमाइडोमोनास, इन सब में बाइनरी फिशन का तरीका पाया जाएगा। नहीं नहीं, क्लेमाइडोमोनास हटा दो। अमीबा, पैरामीशियम, यूग्लिना, इनमें बाइनरी फिशन पाया था। बाइनरी फिशन क्या है? बाइनरी फिशन में जैसे मान लो ये एक अमीबा है, और देखिए बाइनरी मतलब बाई, मतलब ये जब बाइनरी फिशन करेगा तो इसके बाइनरी फिशन से दो डॉटर का फॉर्मेशन हो जाएगा, दो प्रोजनी बन जाएंगी। दिस इज कॉल्ड बाइनरी फिशन। इसी तरीके से एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हमारे पास तरीका है ट्रू रीजनरेशन। ट्रू रीजनरेशन, ट्रू रीजनरेशन का जो तरीका है बेटा, ये बहुत पूछा जाता है। ट्रू रीजनरेशन इज प्रेजेंट इन प्लेनेरिया, प्लेनेरिया। और ये जो प्लेनेरिया नाम का एनिमल है, ये प्लेटी हेलमिंथ का मेंबर है, जिन्हें कॉमनली फ्लैट वर्म्स कहते हैं। तो प्लेटी हेलमिंथ एक फ्लैट वर्म है, और इसमें ट्रू रीजनरेशन, इसका क्या मतलब है? ट्रू रीजनरेशन का मतलब यह है कि अगर मान लीजिए ये प्लेनेरिया यहाँ पर है, और अगर इस प्लेनेरिया की बॉडी को, अगर इस प्लेनेरिया की बॉडी को हम इस तरीके से डिवाइड कर दें, मतलब इसको अगर हम ऐसे दो टुकड़े में काट दें, तो दो टुकड़े में अगर हम कट कर देंगे, दो टुकड़े बना देंगे इसके इस तरीके से, तो एक टुकड़ा ये वाला है ना, एक ये टुकड़ा है, दूसरा टुकड़ा ये वाला हो जाएगा, दूसरा ये वाला टुकड़ा है, दो टुकड़े में काट दिया गया। अभी जो दो टुकड़े अलग अलग हैं बेटा, ये दोनों टुकड़े, मान लो ये एंटीरियर पार्ट है और ये पोस्टीरियर पार्ट है, तो एंटीरियर पार्ट और पोस्टीरियर पार्ट को आपने काट के अलग अलग कर दिया। अब जो एंटीरियर वाला पार्ट है ये पोस्टीरियर पार्ट को बना लेगा ऐसे, और जो पोस्टीरियर है ये एंटीरियर पार्ट को बना लेगा इस तरीके से। तो आप देखिए, आपने प्लेनेरिया के दो टुकड़े कर दिए, दो नए प्लेनेरिया बन गए, मतलब एक पेरेंट से दो प्रोजिनी बन गई। अगर चार टुकड़ों में काट दो तो चार प्लेनेरिया बन जाएंगे। यानी जो ऑर्गेनिज्म है अपना, वो जो हिस्सा उसका खत्म हो गया उसको फिर से बना लेता है, अपने लॉस्ट पार्ट को रिजनरेट कर लेता है। अगर हमारे हाथ की उंगली कट के गिर जाए, उंगली काट दे तो फिर से नहीं निकलेगी। छिपकली अपनी पूंछ को बॉडी से अलग कर देती है, और वो पूंछ फिर से रिजनरेट हो जाती है, अपने वो लॉस्ट टेल को फिर से रिजनरेट कर लेती है। हम लोगों के लिवर में रिजनरेशन की पावर होती है। लिवर कैंसर अगर हो और लिवर का कुछ हिस्सा काट के निकाल दिया जाए, तो उतना हिस्सा फिर से बन जाता है। स्किन रीजनरेट कर सकती है हमारी, लेकिन यहाँ तो पूरा ऑर्गेनिज्म रीजनरेट कर रहा है। प्लेनेरिया में ट्रू रीजनरेशन पाया जाता है। यानी अगर हम किसी प्लेनेरिया के कई टुकड़े कर दें, तो हर एक टुकड़ा एक नए ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन करेगा, और अपने लॉस्ट पार्ट को
फिर से रीजनरेट कर लेगा, फिर से बना लेगा, इसलिए इसे कहते हैं ट्रू रीजनरेशन प्लेनेरिया। बहुत पूछा जाता है। ठीक है, नंबर 5 पे चलते हैं। नंबर 5 है फ्रेगमेंटेशन। फ्रेगमेंटेशन फ्रेगमेंटेशन का मतलब यह है कि अगर मान लो कोई भी ऑर्गेनिज्म है, मान लो ये एक ऑर्गेनिज्म है, अब इस ऑर्गेनिज्म के अगर कई सारे टुकड़े कर दिए जाएं, इसको कई सारे टुकड़ों में काट दिया, जैसे यहां मैंने 6 टुकड़े कर दिए, तो हर एक टुकड़ा एक नए ऑर्गेनिज्म को बना दे। हर एक टुकड़ा एक नए ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन कर दे रहा है। दिस इज कॉल्ड फ्रेगमेंटेशन। और ये तरीका कहां कहां मिलेगा? ये तरीका मिलेगा फंजाई में। फंजाई में फंजाई के अलावा ये तरीका मिलेगा फिलामेंटस एल्गी में। ये सब खूब पूछा गया नीट में। फिलामेंटस एल्गी। फिलामेंटस एल्गी कौन है? अगर आप जानना चाहते हैं तो यूलोथ्रिक्स। यूलोथ्रिक्स फिलामेंटस एल्गी, स्पाइरोगाइरा, एक्टोकार्पस, ये सब फिलामेंटस एल्गी के एग्जाम्पल हैं। तो फंजाई, फिलामेंटस एल्गी, इसके अलावा प्रोटोनीमा ऑफ मॉसेस। प्रोटोनीमा गैमेटोफिटिक स्टेज है। चैप्टर 3 प्लांट किंगडम में हम लोग बात करेंगे। तो प्रोटोनीमा ऑफ मॉसेस। मॉसेस मॉसेस के अगर एग्जाम्पल नहीं जानते हैं तो मॉसेस में सबसे कॉमन एग्जाम्पल जैसे फ्यूनेरिया, नाम सुना होगा, फ्यूनेरिया, स्फेगनम, फ्यूनेरिया हो गया, स्फेगनम हो गया, पॉलीट्राइकम हो गया। 3 ही एग्जाम्पल आपको कुल मिला के मॉस के दिए गए हैं। तो फ्रेगमेंटेशन फंजाई में, फिलामेंटस एल्गी में और प्रोटोनीमा ऑफ मॉसेस के अंदर पाया जाता है। तो ये 5 तरीके मैंने यहां पर आपको बता दिए हैं जो कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के एग्जाम्पल हो जाएंगे। ठीक है, अब जरा यहां पर हम लोग बात करते हैं यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म के बारे में। जरा ध्यान दीजिएगा। ठीक है, अगर हम यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म की बात करें, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म जैसे कि एग्जांपल यहां लिख दें, अमीबा। अमीबा अमीबा के अलावा यूनिसेलुलर, यूनिसेलुलर एल्गी। यूनिसेलुलर एल्गी में जैसे क्लेमाइडोमोनास, क्लेमाइडोमोनास, क्लोरेला, यूनिसेलुलर एल्गी के एग्जांपल हो गए, है ना। ये देखिए, ये फिलामेंटस एल्गी हैं। फिलामेंटस एल्गी में फ्रेगमेंटेशन का तरीका पाया जाता है। लेकिन अमीबा, यूनिसेलुलर एल्गी, बैक्टीरिया की बात कर लें। बैक्टीरिया बैक्टीरिया जैसे इस्चर्चिया कोलाई, ई कोलाई। ठीक। अब यूनिसेलुलर एल्गी के केस में जरा एक एग्जाम्पल लेते हैं हम लोग। मान लीजिए ये एक बैक्टीरिया या एक अमीबा या एक क्लेमाइडोमोनास है, उसका ये न्यूक्लियस, एक सेल है, ये एक सेल का बना यूनिसेलुलर। अब ये एक जो सेल है बेटा, ये सेल ऐसे मल्टीप्लाई करके 2 सेल में डिवाइड हो रही है। ठीक है, अब आपको बस ये बताना है कि ये जो आपके सामने डायग्राम बना है, ये ग्रोथ को बता रहा है या रिप्रोडक्शन को? बस इतना सा सवाल है। क्या कहेंगे इस घटना को? इस घटना को ग्रोथ बोलेंगे या रिप्रोडक्शन? ये डिफाइन नहीं किया जा सकता, ये दोनों बातें सही हैं। ये ग्रोथ भी है और ये रिप्रोडक्शन भी है। ये ग्रोथ और रिप्रोडक्शन दोनों है बेटा। कैसे? ग्रोथ की परिभाषा क्या थी? इंक्रीज इन मास एंड इंक्रीज इन नंबर ऑफ इंडिविजुअल। तो यहां कितने इंडिविजुअल हैं? एक। और यहां कितने इंडिविजुअल हो गए? दो। तो इंक्रीज इन नंबर, नंबर बढ़ गया, दिस इज कॉल्ड ग्रोथ। रिप्रोडक्शन क्यों है सर? ये जो आप देख रहे हैं बाइनरी फिशन है, एंड बाइनरी फिशन इज अ टाइप ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। बाइनरी फिशन में एक पेरेंट 2 बच्चे पैदा कर रहा है, तो ये रिप्रोडक्शन है, क्योंकि बाइनरी फिशन इज अ टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन। ये देखिए बाइनरी फिशन, ये रिप्रोडक्शन का तरीका, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के 5 तरीकों में बाइनरी फिशन भी आपने पढ़ा है। तो चूंकि एक पेरेंट से 2 बच्चे पैदा हो रहे हैं, बच्चे पैदा हो रहे हैं मतलब रिप्रोडक्शन है,
और एक ऑर्गेनिज्म से दो ऑर्गेनिज्म इंडिविजुअल का नंबर बढ़ रहा है, दैट इज कॉल्ड ग्रोथ। यानी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में ग्रोथ और रिप्रोडक्शन को आप अलग अलग डिफाइन नहीं कर सकते, दोनों में दोनों ही चीजें सिनोनिम होती हैं, दोनों ही चीजें सिनोनिम होती हैं इन यूनिसेलुलर यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन आर सिनोनिम्स। सिनोनिम्स मतलब पर्यायवाची। जैसे बचपन में आप पढ़ते थे ना कि जो कमल होता है, कमल के कई सारे नाम होते हैं, जलज, नीरज, पंकज, पर्यायवाची पढ़ते थे ना आप। जैसे धरती के कई सारे पर्यायवाची होते थे, गगन। गगन क्या होता है? गगन तो आकाश हो गया ना। अ, पृथ्वी, धरा, भूमि, कई सारे पर्यायवाची होते थे। पानी के, नीर, जल। तो उसी तरह से यूनिसेलुलर में ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन आर सिनोनिमस, दोनों में कोई अंतर नहीं होता है। लेकिन अगर हम बात करते हैं इन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म, जैसे ह्यूमन की बात कर लें, प्लांट की बात कर लें, कुत्ते की बात कर लें, तो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में, इन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म ग्रोथ एंड ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन आर म्यूचुअली म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट। क्या कहने का मतलब है कि मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म के केस में, ज्यादातर हायर प्लांट और हायर एनिमल के केस में, जो ग्रोथ और रिप्रोडक्शन है ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, एकदम अलग घटनाएं हैं, दोनों का एक दूसरे से कोई लेना देना नहीं है। जैसे आप बचपन में जब पैदा हुए तो 3 किलो के थे और अभी आप 50 किलो के हो गए, तो इसको क्या कहोगे भैया? ग्रोथ कहोगे, रिप्रोडक्शन कहोगे, या दोनों कह दोगे? ये तो केवल ग्रोथ ही हुई ना, इसको रिप्रोडक्शन थोड़ी कह दोगे। तो अब रिप्रोडक्शन जब होगा तो बच्चे पैदा होंगे। तो मल्टी सेलुलर में ज्यादातर हायर प्लांट और हायर एनिमल के केसेस में ग्रोथ और रिप्रोडक्शन एकदम अलग घटनाएं हैं, दोनों का एक दूसरे से कोई लेना देना नहीं है। लेकिन यूनिसेलुलर में इन दोनों टर्म में कोई क्लैरिटी नहीं है कि कब ग्रोथ यूज करेंगे, कब हम रिप्रोडक्शन टर्म यूज करेंगे। इन दोनों में कोई क्लैरिटी नहीं है। इसका मतलब है कि यूनिसेलुलर में जो ग्रोथ और रिप्रोडक्शन है ये इक्विवेलेंट टर्म हो जाएंगे। तो ये सिनोनिम लिख ही दिया है, तो इस बात का कोई मतलब अब नहीं यहाँ पर। तो ये कहानी हो गई यहाँ पर रिप्रोडक्शन के बारे में। तो यूनिसेलुलर में ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन सिनोनिम हो गए। अब यहाँ पर अगर हम बात करें कि अगर ग्रोथ सभी लिविंग की प्रॉपर्टी है, मैंने कहा था ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म ग्रो, क्या सभी लिविंग रिप्रोडक्शन कर सकते हैं? क्या सभी लिविंग रिप्रोड्यूस करके बच्चे पैदा कर सकते हैं? नहीं। कुछ ऐसे भी लिविंग हैं जो रिप्रोडक्शन करके बच्चे नहीं पैदा कर सकते। जैसे आप अपने सोसाइटी में देख लो, अपने रिलेशन में आप देखो, कई ऐसे कपल होते हैं जो बच्चे पैदा नहीं कर सकते हैं, वो रिप्रोड्यूस नहीं कर पा रहे हैं, बच्चे नहीं पैदा कर पा रहे हैं। तो रिप्रोडक्शन सभी लिविंग के अंदर नहीं होता है। सम लिविंग ऑर्गेनिज्म कैन नॉट रिप्रोड्यूस, बच्चे पैदा नहीं कर सकते हैं, है ना? तो बच्चे पैदा नहीं कर सकते हैं। कौन कौन है? 3 केस आपको ध्यान रखने हैं यहाँ पर। एक है म्यूल, जिसको कहते हैं खच्चर। खच्चर, ये जो खच्चर होता है ये गधे और घोड़ी के क्रॉस से बनाया जाता है। गधे का घोड़ी से क्रॉस करा दिया तो और खच्चर बनता है। अब गधा और घोड़ी अलग अलग जाति हैं,
और दोनों जाति के से बच्चा तो पैदा हो गया, लेकिन इनका बच्चा जो है ना वो स्टेराइल हो गया, नपुंसक हो गया, वो बच्चे नहीं पैदा कर सकता है। तो जो म्यूल है भट्ठे-वट्ठे पे आप देखते हैं एकदम बोझा ढोता रहता है, एकदम गधे से भी ज़्यादा बेवकूफ़ होता है। गधे को तुम ऐसे बेवकूफ़ समझते हैं, जब कोई काम सही से नहीं करते हो आप तो लोग कहते हैं कि एकदम गधे हो। ये गधा गधा तो इसका पापा है, तो ये गधे से भी गया गुजरा है। भई इसके पापा का नाम क्या है? गधा, क्योंकि म्यूल बना कैसे? मेल डोंकी मेल डोंकी का क्रॉस करा दिया गया फीमेल हॉर्स से, घोड़ी से, और इन दोनों का क्रॉस कराने से इनका जो बच्चा हुआ उसी का नाम म्यूल रख दिया गया, खच्चर। और ये मेल डोंकी, फीमेल हॉर्स अलग-अलग स्पीसीज के हैं और इससे जो म्यूल पैदा हुआ ये इनफर्टाइल है, ये बच्चे पैदा नहीं कर सकता है। दूसरा, स्टेराइल वर्कर बीज। स्टेराइल वर्कर बीज, मधुमक्खियां जो होती हैं बेटा, जिनसे शहद निकाला जाता है, मधुमक्खी की कॉलोनी में उनका जो मधुमक्खी का छत्ता होता है ना वो एक कॉलोनी है। उस कॉलोनी में 3 तरह के इंडिविजुअल होते हैं, क्वीन होती है, ड्रोन्स होते हैं जिनको मेल कहते हैं और वर्कर्स होते हैं। वर्कर जो आपको फूलों पे मंडराती हुई मधुमक्खियां दिखाई दे रही हैं ना, वो वर्कर हैं। आप एक पत्थर उठा के अगर मधुमक्खी के छत्ते पर दे मारें, तो जो आपके पीछे लग जाएंगी वो वर्कर हैं। और वर्कर बेचारी स्टेराइल हैं, ये बच्चे नहीं पैदा कर सकती। फीमेल जरूर हैं, लेकिन स्टेराइल फीमेल, ये बिल्कुल बच्चे नहीं पैदा कर सकती। नंबर 3 है इनफर्टाइल। इनफर्टाइल ह्यूमन कपल्स। मैंने कहा ना हमारी सोसाइटी में कई ऐसे कपल्स हैं जो बच्चे नहीं पैदा कर सकते। यहाँ पर थोड़ा सा 2 वर्ड भी ध्यान दे सकते हैं आप, एक स्टेराइल वर्ड है और एक इनफर्टाइल है। देखिए स्टेराइल तो वो है जो गैमीट बना ही नहीं सकता, मतलब जो वर्कर बीज हैं ये गैमीट एक बना ही नहीं सकती। जो ह्यूमन कपल इनफर्टाइल हैं, इनफर्टाइल मतलब इनके अंदर गैमीट बन रहे हैं, लेकिन किसी भी वजह से वो गैमीट फ्यूज नहीं हो पा रहे हैं। उसका रीजन हम लोग रिप्रोडक्टिव हेल्थ में पढ़ेंगे कि हो सकता है कि मेल में स्पर्म का काउंट कम हो सकता है फीमेल की फैलोपियन ट्यूब में ब्लॉकेज हो, फीमेल के यूट्रस में प्रॉब्लम है, इम्प्लांटेशन नहीं हो पा रहा, तो गैमीट तो बन रहे हैं, लेकिन वो गैमीट मिलके फ्यूज होके फर्टिलाइज होके बच्चा नहीं पैदा कर पा रहे हैं। यहाँ गैमीट बन ही नहीं रहे हैं। जो म्यूल है ये भी स्टेराइल, ये भी गैमीट बनाता नहीं है। तो 3 केस एनसीईआरटी ने आपको दे रखे हैं, 3 आपको याद करने हैं कि ये ऐसे ऑर्गेनिज्म है जो बच्चे पैदा नहीं कर सकते। इसका मतलब हम ये नहीं कह सकते हैं कि सभी लिविंग में रिप्रोडक्शन होता है, सभी लिविंग में ग्रोथ होती है, लेकिन सभी लिविंग रिप्रोड्यूस नहीं कर सकते। कुछ लिविंग हैं जो बच्चे पैदा नहीं कर पा रहे। हाँ, लेकिन ये सभी लिविंग ग्रोथ कर रहे हैं, ग्रोथ तो सभी लिविंग के अंदर है, लेकिन ग्रोथ नॉन लिविंग के अंदर भी थी, इसलिए वो नॉन डिफाइनिंग प्रॉपर्टी हो गई। रिप्रोडक्शन नॉन लिविंग के अंदर नहीं हो सकती। नॉन लिविंग ग्रोथ कर सकते हैं, जो पंखा लगा है, पंखे के ऊपर डस्ट इकट्ठी हो गई, उसका मास बढ़ गया, वो ग्रोथ कर रहा है, लेकिन एक पंखा अपनी तरह का दूसरा पंखा नहीं बना सकता है। एक मोबाइल फोन अपनी तरह का दूसरा मोबाइल फोन नहीं बना सकता है कि आप एक मोबाइल फोन लेके आए खरीद के और आपने रात में रखा और सुबह पता चला कि 2 हो गए, या 2 मोबाइल फोन को रात में साथ में रखा और सुबह 3 हो गए। नॉन लिविंग रिप्रोडक्शन नहीं कर सकते हैं, नॉन लिविंग ग्रोथ कर सकते हैं लेकिन रिप्रोडक्शन नहीं कर सकते हैं। तो कोई भी नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट अपने आप रिप्रोडक्शन नहीं कर सकता है। नो नॉन लिविंग नो नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट कैन reproduce or replicate by itself। अब आप बताइए, रिप्रोडक्शन डिफाइनिंग प्रॉपर्टी है या नहीं है? डिफाइनिंग कब कहेंगे? डिफाइनिंग प्रॉपर्टी तब कहेंगे जो प्रॉपर्टी सभी लिविंग के अंदर हो और किसी भी नॉन लिविंग में ना हो। क्या रिप्रोडक्शन प्रॉपर्टी सभी लिविंग में है? नहीं।
इसीलिए हम कहेंगे कि रिप्रोडक्शन इज नॉन डिफाइनिंग प्रॉपर्टी। रिप्रोडक्शन से हम जीवन को परिभाषित नहीं कर सकते हैं। रिप्रोडक्शन और ग्रोथ भी इज नॉन डिफाइनिंग, इससे हम जीवन की परिभाषा नहीं दे सकते। नॉन डिफाइनिंग प्रॉपर्टी। ग्रोथ और रिप्रोडक्शन दोनों ही नॉन डिफाइनिंग प्रॉपर्टी है। क्यों नॉन डिफाइनिंग प्रॉपर्टी? क्योंकि दोनों में एक्सेप्शन है। क्या एक्सेप्शन है? देखिए फिर से एक बार। ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन। ग्रोथ ऑल लिविंग और यहां नॉन लिविंग। रिप्रोडक्शन ऑल लिविंग नॉन लिविंग। अब देखिए, डिफाइनिंग प्रॉपर्टी वही होगी जो सभी लिविंग में हो और नॉन लिविंग में ना हो। तो ग्रोथ सभी लिविंग के अंदर है, लेकिन नॉन लिविंग के अंदर भी ग्रोथ हो रही, इसलिए ग्रोथ नॉन डिफाइनिंग है। अगर ग्रोथ सभी लिविंग में होती और नॉन लिविंग में ना होती तो ये डिफाइनिंग कहलाती। रिप्रोडक्शन सभी लिविंग में नहीं है और नॉन लिविंग में भी नहीं है। अगर ये सभी लिविंग में होती और नॉन लिविंग में ना होती तब इसको डिफाइनिंग कहते हैं। डिफाइनिंग वही जो सब लिविंग में हो, ऑल लिविंग में प्रेजेंट हो और नॉन लिविंग में ना हो। ग्रोथ सभी लिविंग में है लेकिन नॉन लिविंग में भी है। रिप्रोडक्शन नॉन लिविंग में तो नहीं है लेकिन सभी लिविंग में नहीं, इसलिए ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन दोनों ही नॉन डिफाइनिंग प्रॉपर्टी। तो टोटल 6 प्रॉपर्टी जो हमें पढ़नी है उनमें से 2 प्रॉपर्टीज हमने अभी तक पढ़ ली हैं। पहले हमने ग्रोथ के बारे में पढ़ा, फिर हमने रिप्रोडक्शन के बारे में पढ़ा। अब हम लोग बात करेंगे तीसरी प्रॉपर्टी के बारे में, दैट इज द सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। अब एक छोटी सी बात हम लोग और समझ लेते हैं जो एनसीईआरटी ने मेंशन की है। जैसे यहां पर यह कहा गया है कि मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट। तो यहां पर एनसीईआरटी ने मल्टी सेलुलर की जगह पर कहा है, मल्टी सेलुलर की जगह पर कहा है मेजॉरिटी ऑफ। मेजॉरिटी मतलब ज्यादातर। मेजॉरिटी ऑफ प्लांट्स, मेजॉरिटी ऑफ हायर प्लांट एंड एनिमल्स, हायर प्लांट्स एंड एनिमल्स। एनसीईआरटी ने कई जगह पर ऐसे वर्ड्स यूज किए हैं जिनके बारे में एक्सप्लेनेशन नहीं दिया है। जैसे अब क्या आप जानते हैं हायर प्लांट किसे कहते हैं या हायर एनिमल किसे कहते हैं? क्या इस बारे में आपको जानकारी है? तो हायर प्लांट और हायर एनिमल की अगर हम बात करते हैं तो हायर प्लांट जनरली हम उन्हें कहते हैं जिनमें वास्कुलर टिश्यू होते हैं, जाइलम फ्लोएम, जैसे टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म। इनको कॉमनली हम हायर प्लांट कहते हैं। हायर एनिमल्स की बात करें तो हायर एनिमल कहा जाता है जिनमें वर्टिब्रल कॉलम होता है, और वर्टिब्रल कॉलम जिनके पास होता है उन्हें तो वर्टिब्रेट्स कहा जाता है। तो एनसीईआरटी की लैंग्वेज है तो एग्जाम में पूछी जा सकती है, इसलिए इसको ध्यान भी रखिएगा। तो ये आज हमने यहाँ पर 2 प्रॉपर्टीज पढ़ी, ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन, और इसको हम एनसीईआरटी टू द पॉइंट से रीड करेंगे, उसके बाद सफल सवालों पर चलेंगे। तो चलिए देखते हैं जरा यहाँ पर एनसीईआरटी टू द पॉइंट। इंट्रोडक्शन से शुरू किया था हमने, तो देखिए क्या लिखा है, हाउ वंडरफुल इज द लिविंग वर्ल्ड। कह रहे हमारा जो संसार है वो कितना आश्चर्यजनक है, वंडरफुल है। द वाइड रेंज ऑफ लिविंग टाइप इज अमेजिंग। फिर जो हमारे सराउंडिंग में लिविंग टाइप हैं, जितने तरह के लिविंग हमें दिखाई देते हैं वो सचमुच अमेजिंग है। द एक्स्ट्राऑर्डिनरी हैबिटेट इन विच वी फाइंड। हैबिटेट्स का मतलब होता है जहाँ पर लिविंग पाए जाते हैं, जहाँ हम लोग रहते हैं। हमारे रहने की जगह कोई हैबिटेट कहते हैं। जैसे अगर तालाब में मछली रहती तो तालाब उसका हैबिटेट हो गया, शेर जंगल में रहता तो जंगल उसका हैबिटेट हो गया, चिड़िया घोंसले में रहती तो घोंसला उसका हैबिटेट हो गया। इन विच वी फाइंड लिविंग ऑर्गेनिज्म विथ कोल्ड माउंटेन, चाहे ठंडे पर्वत हों, डेसिडुअस फॉरेस्ट, जंगल हों जिनमें जिनके पत्तियां पतझड़ में गिर जाती, पर्णपाती जंगल, ओशन महासागर, फ्रेश वाटर लेक झील, डेजर्ट रेगिस्तान और हॉट स्प्रिंग गर्म पानी के झरने। लीव अस स्पीचलेस, करे इन सभी जगहों पर लिविंग पाए जाते हैं।
द ब्यूटी ऑफ गलोपिंग हॉर्स मतलब दौड़ते हुए, सर पर दौड़ते हुए घोड़े, ऑफ द माइग्रेटिंग बर्ड, माइग्रेट करती हुई चिड़िया, द वैली ऑफ फ्लावर्स, फूलों की घाटी, और द अटैकिंग सार इवोक एव एंड द डीप सेंस ऑफ वंडर। एव का मतलब डर, ये सब डर पैदा करते हैं। द इकोलॉजिकल कॉन्फ्लिक्ट एंड कॉपरेशन अमंग मेंबर, कॉन्फ्लिक्ट का मतलब झगड़ा और कॉपरेशन मतलब सहयोग। तो इन मेंबर के बीच में झगड़ा भी, लड़ाई झगड़ा भी चलता है। अब से जंगल में हिरन भी रहता है और शेर भी रहता है, तो कॉन्फ्लिक्ट वहां पर चल रहा है ना। among population of community or even the molecular traffic inside a cell make us deeply reflect on what indices life, कि दरअसल जीवन क्या है, व्हाट इज लिविंग। यहाँ बाकी जो कहानी उससे ज्यादा मतलब नहीं है, हम लोग इसी सवाल का जवाब ढूंढने चलेंगे, व्हाट इज लिविंग। तो व्हेन वी ट्राई टू डिफाइन लिविंग, जब हम लिविंग को डिफाइन करना चाहते हैं, वी कन्वेंशनली लुक फॉर डिस्टिंक्टिव कैरेक्टरिस्टिक एग्जिबिटेड बाय लिविंग ऑर्गेनिज्म, ग्रोथ, रिप्रोडक्शन, एबिलिटी टू सेंस एनवायरनमेंट एंड माउंट अ सुटेबल रिस्पॉन्स। इसी को आगे चल के हम लोग कहेंगे कॉन्शियसनेस। come to our mind immediately as unique feature of living organism. One can add a few more feature like metabolism, अगले लेक्चर में डिटेल में पढ़ेंगे। ability to self replicate मतलब reproduction, self organize, interaction अगले टॉपिक में, emergence to this list। let's try to understand each of these। तो सबसे पहला जो फीचर हम लोग यहाँ पर पढ़ने जा रहे हैं, दिस इज ग्रोथ। all living organism grow, increase in mass and increase in number of individual are twin characteristics of growth। A multicellular organism grows by cell division. In plant, growth by cell division occur continuously throughout their lifespan, unlimited growth बताया था। In animal, this growth is seen only up to a certain age. However, cell division occur in certain tissues to replace lost cell, जैसे मैंने बोन मैरो टिश्यू बताया था, जिसमें सेल डिवीजन होने से ब्लड सेल बनती हैं। Unicellular organism grow by cell division. One can easily observe this in vitro culture। in vitro का मतलब लैब में, टेस्ट ट्यूब में जो कल्चर हम बनाते हैं उसे इन विट्रो कल्चर कहते हैं। by simply counting the number of cell under the microscope in majority of higher animal and plant। अभी जो आखिरी बात बताई थी, ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट, एकदम अलग घटना है। one must remember that increase in body mass is considered as growth। non-living object also grow if we take increase in body mass as criterion for growth। कौन कौन से हैं? माउंटेन हो गए, बोल्डर हो गए एंड सैंड माउंट, ये भी ग्रो कर सकते हैं जबकि ये नॉन लिविंग है। however this kind of growth shown by non-living object is by accumulation of material on the surface, जिसे accretion कहते हैं, इसे accretion का नाम देते हैं, accretion। in living organism growth is from inside। लिविंग की ग्रोथ इनसाइड से होती। ग्रोथ कैन नॉट बी टेकन एज डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। कंडीशन अंडर विच इट कैन बी ऑब्जर्व इन ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म हैव टू बी एक्सप्लेन एंड देन वी अंडरस्टैंड दैट इट इज अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लिविंग सिस्टम। ये लिविंग का कैरेक्टर तो है लेकिन डिफाइनिंग नहीं है। अ डेड ऑर्गेनिज्म डज नॉट ग्रो। अब चलते हैं दूसरी प्रॉपर्टी पे, एंड दूसरी जो प्रॉपर्टी यहाँ पर हमारे पास है, दिस इज रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन लाइकवाइज उसी तरह मतलब ग्रोथ की तरह is a characteristic of living organism। In multicellular organism, reproduction refers to the production of progeny possessing feature more or less कह दिया, आप समझ गए होंगे, similar to those of parent, invariably बिना किसी संदेह के, and implicitly मतलब अंतर्निहित होना, छिपा होना, we refer to sexual reproduction। organism reproduce by asexual means also। fungi multiply and spread easily due to millions of asexual spore। मैंने कुछ नाम बताए थे, कोनिडिया, जूस्पोर, एप्लानोस्पोर। इन लोअर ऑर्गेनिज्म लाइक ईस्ट एंड हाइड्रा, देखिए लोअर ऑर्गेनिज्म कह दिया यहाँ पर, तो लोअर जिनकी बॉडी वो सिंपल टाइप की होती है। वी ऑब्जर्व बडिंग इन प्लेनेरिया फ्लैट वर्म्स होते हैं ये। वी ऑब्जर्व ट्रू रीजनरेशन इन फ्लैटवर्म के बारे में चैप्टर 4 एनिमल किंगडम में पढ़ेंगे। that is a fragmented organism regenerate the lost part of its body and become a new organism। the fungi, the filamentous algae, the protonema mosses all easily multiply by fragmentation। when
it comes to unicellular organisms like bacteria, unicellular algae, and amoeba, reproduction is synonymous with growth, that is increase in number of cells. We have already defined growth as equivalent to increase in cell number or mass. Hence, we notice that in single-celled organism, unicellular, we are not very clear about the uses of these two terms, growth and reproduction. Further, there are many organisms which do not reproduce. कौन-कौन से mule, sterile worker bees, infertile human couples, etc. Hence, reproduction also cannot be all inclusive defining characteristic of living organism. Of course, no non-living object is capable of reproducing or replicating by itself. यानी ग्रोथ और रिप्रोडक्शन दोनों ही नॉन डिफाइनिंग प्रॉपर्टीज हैं। अब चलते हैं सफल सवालों में। पहले पीवाईक्यूज की बात करते हैं। पहला सवाल, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन थ्रू बडिंग इज सीन इन। बडिंग कहाँ पाई थी? हाइड्रा में और ईस्ट में, तो बोथ 2 और 3 हो जाएगा। प्लेनेरिया पजेस हाई कैपेसिटी ऑफ, प्लेनेरिया में हाई कैपेसिटी है रीजनरेशन करने की, नीट 14 में आया था। व्हाट आर ट्विन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ग्रोथ, ग्रोथ की ट्विन कैरेक्टरिस्टिक कौन कौन सी हैं? इंक्रीज इन मास एंड इंक्रीज इन नंबर, यानी सेकंड ऑप्शन हो जाएगा। रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। पहला ऑप्शन क्या है? ओनली मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म ग्रो बाय सेल डिवीजन, नहीं, यूनिसेलुलर भी सेल डिवीजन से ग्रो कर सकते हैं। इन एनिमल्स ग्रोथ बाय सेल डिवीजन अकर कंटिन्यूअसली थ्रू आउट देयर लाइफ स्पैन। इन एनिमल ग्रोथ बाय, नहीं, थ्रू आउट नहीं होती है, एनिमल में तो लिमिटेड एज तक होती है। इन एनिमल सेल डिवीजन अकर इन सर्टेन टिश्यूज टू रिप्लेस लॉस्ट सेल, यस, ये सही ऑप्शन है। बोथ 1 और 3 तो सही हो नहीं सकता, केवल 3 ही सही है यहाँ पर, तो थर्ड आपका ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर। In multicellular organism, reproduction refers to production of progeny possessing feature more or less similar to those of parent. Invariably and implicitly this refers to. अब देखिए, मैंने तरीका आपको बताया था कि अगर लैंग्वेज में मोर और लेस दिया है तो ये फिर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में आपको बताएगा। अब चलते हैं सफल सवालों में वाईपी की और प्रैक्टिस क्वेश्चन की बात करते हैं। बायोलॉजी इज कंसर्न विद, बायोलॉजी में किसकी पढ़ाई करते हैं? लिविंग ऑर्गेनिज्म के बारे में, लाइफ प्रोसेसेस के बारे में पढ़ाई करते हैं। रीजनरेशन पावर कैन बी बेस्ट स्टडीड, खूब पूछा जाता है। प्लेनेरिया, इसी को कॉमनली डुजीसिया भी बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट। तो ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट कौन कहाँ पे है? मेजॉरिटी ऑफ हायर प्लांट्स एंड एनिमल्स, या आप कह सकते हैं कि ज्यादातर जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं उनमें ये प्रॉपर्टी एक्सक्लूसिव होती है, यानी ग्रोथ और रिप्रोडक्शन एक दूसरे से एकदम अलग है। लेकिन अगर यूनिसेलुलर की बात करें तो ग्रोथ और रिप्रोडक्शन सिनोनिम होते हैं। रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड चूज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। One can observe cell division in vitro culture by simply counting the number of cell under the microscope, बिल्कुल सही। देखिए इनकरेक्ट है यहाँ पर, तो इसको हाईलाइट कर लीजिए। नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट आल्सो ग्रो इफ वी टेक इंक्रीज इन सेल नंबर एज क्राइटेरियन फॉर ग्रोथ, नहीं, नॉन लिविंग तब ग्रो करेंगे जब इंक्रीज इन मास को क्राइटेरिया मानेंगे, तो ये तो गलत हो गया। ग्रोथ एग्जिबिटेड बाय नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट इज बाय accumulation ऑफ मटेरियल ऑन द सरफेस, ये सही है। माउंटेन बोल्डर सैंड माउंट डू ग्रो, ये भी बात सही, तो आपका सेकंड ऑप्शन हो जाएगा। सेकंड ऑप्शन इनकरेक्ट है। तो ये आपके सवाल हो गए यहाँ पर। तो इस टॉपिक से बहुत ज्यादा सवाल नहीं आते, लेकिन बहुत बेसिक सा टॉपिक है। इसमें जो कॉन्सेप्ट आपको बताए गए वो पूरी बायोलॉजी में आपके काम आ रहे हैं। इसीलिए इसीलिए इन टॉपिक को थोड़ा सा डिटेल में हम लोग समझ रहे हैं। तो लिविंग के कैरेक्टर को हम 2 लेक्चर में डिवाइड करके पढ़ रहे हैं। आज के लेक्चर में हमने ग्रोथ और रिप्रोडक्शन के बारे में बात की। अब अगले लेक्चर में सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, मेटाबॉलिज्म, कॉन्शियसनेस और इंटरेक्शन के बारे में हम लोग बात करेंगे। तो टॉपिक को रिवाइज करिएगा, कुछ थोड़े बहुत क्वेश्चन की आप प्रैक्टिस करिएगा, बाकी हंसते मुस्कुराते रहिए, पढ़ाई करते रहिए। अगले लेक्चर में मिलते हैं बाकी कैरेक्टरिस्टिक के साथ में। जय हिंद, जय भारत।